तो बच्चों लोग चलिए आज हम शुरू करते हैं आपके साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो कि है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। अब भाई आप सभी ने ये नाम सुन रखा है, आप सबको पता है कि अर्थ एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से हम नीचे गिरते हैं और उस फोर्स को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। बिल्कुल सही है, बट उसी चीज को अब हमें बहुत ही अच्छे से समझना है, डिटेल में पढ़ना है इसको। देखिए ग्रेविटेशन की खोज किसने की? आप सबको मालूम है, न्यूटन दादा ने। भाई कैसे खोज की वो भी आपको पता है कि एक दिन न्यूटन एक झाड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है, यहाँ पे आराम से बैठे हुए थे, सांप बन गया थोड़ा, ठीक है, समझ जाना। अब यहां से तुरंत ये क्या गिरा? एप्पल, ठीक है। अब इस एप्पल को देखते हुए यार एप्पल का मुंह, एप्पल इनके मुंह से बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर दूं। अब जैसे ही एप्पल गिरा न्यूटन की सोच में पड़ गया कि आखिरकार ये नीचे गिरा क्यों, क्यों हर चीज नीचे ही गिरती है। सो उन्होंने ये दुनिया वालों को बताया कि अर्थ के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे कि वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और उसी को नाम देते ग्रेविटेशन। अब न्यूटन जी यहीं पे नहीं बैठ गए, उन्होंने ये भी सोचा कि यार अगर अर्थ ये एप्पल को खींच सकता है तो अर्थ तो सभी चीजों को खींच सकता है। मतलब जो मून है, जो प्लैनेट्स है ना, उन सब को भी तो खींच सकता है। और कहीं ना कहीं अर्थ के आजू बाजू जो मून घूमता है उसका कारण यही तो नहीं? यस, यही है भाई। उन्होंने कुछ रिसर्च की एंड उन्होंने दुनिया वालों को ये बताया कि सन के आजू बाजू जो मून घूम रहा है उसका रीजन है ग्रेविटेशन। उन्होंने दुनिया को कैसे समझाया? भाई सपोज करो कि अगर मैं एक लंगस घुमाऊं, लंगस पता है ना, उत्तरायण के समय में डोरी में पत्थर बांध के घुमाते हैं, वो कैसे घूमेगा? इस टाइप से घूमता है। अगर मैं उसको घुमाऊं तो है ना, मैं उसको गोल 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 घुमा रहा हूं। अब बच्चा लोग जब पत्थर गोल घूम रहा है तो उस समय उसके ऊपर दो फोर्स लगती है। देखो देखो क्यों दो फोर्स लगती है मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि अगर लंगस घुमा के मैं छोड़ दूं, मैं यहां छोड़ूंगा तो पत्थर यूं चला जाएगा, मैं यूं छोड़ूंगा तो पत्थर यूं चला जाएगा, मैं घुमा के यूं छोड़ूंगा तो पत्थर यूं चला जाएगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे उसके पास एक स्ट्रेट डायरेक्शन पे फोर्स होता है। हर एक पॉइंट पे उसके पास एक फोर्स होता है और इस फोर्स को हम कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। बच्चा टेंजेंट का मतलब क्या होता है? सर्कल को अगर मैं सर्कल के बाहर से एक ऐसी लाइन बनाऊं जो इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, सर्कल के बाहर में ऐसी एक लाइन बनाऊं जो उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, तो हम ऐसी लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। तो भाई यहां भी ऐसा ही हो रहा है, हर एक पॉइंट पे फोर्स कहां लग रही है? बाहर की तरफ लग रही है, इसीलिए उसको नाम क्या दे दिया? टेंजेंशियल फोर्स। अब इसी के साथ साथ एक और फोर्स इस पे एक्ट हो रही है। भाई जब भी कोई चीज गोल घूमती है, सपोज करो लंगस है, मैं उसको घुमा के ऐसे छोड़ देता हूँ, यूं नहीं छोड़ रहा हूँ, बस यूं छोड़ रहा हूँ, होगा क्या? थोड़ा 2-3 चक्कर काटेगा और आके मुझे ही टकराएगा, है ना। कभी ट्राई करना लंगस को ऐसे घुमाना और ऐसे छोड़ देना, ऐसे अपने पास, तो वो गोल घूम के आप ही को आके टकराएगा। इसका मतलब अगर वो गोल घूम रही है तो उसके अंदर भी एक फोर्स लग रहा है। पता है अभी हमने चैप्टर 2 में सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा था, मैंने आपको तब भी बताया कि जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है। तो ये वाला फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर व्हेन any body is performing circular motion। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा तो उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों जरा यार ध्यान से देखना, एक फोर्स अंदर लग रहा है, एक फोर्स बाहर लग रहा है, दो फोर्स एक ही समय पे लग रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। दो फोर्स जब एक साथ लगेगा तो सीधी सी बात है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है
वो बीच में कहीं जाएगा, बीच में कहीं। एंड ये दो फोर्स हर एक पॉइंट पे लग रहे हैं, यहां पे लग रहा है, यहां पे लग रहा है, यहां पे लग रहा है, यहां पे लग रहा है। तो इस कारण हो क्या रहा है कि हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, अपनी एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। हर एक पॉइंट पे देखो, यहां आया चेंज, यहां आया चेंज, यहां आया चेंज, यहां आया चेंज। जैसे ही आगे बढ़ेगा ना, उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब डायरेक्शन के साथ साथ उसकी एक्सेलरेशन भी चेंज होती है, और हमको पता है कि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन बदल रही है तो सीधी सी बात है उसकी वेलोसिटी भी बदलेगी। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी हो रही है, और यही चीज मून के समय भी होती है। भाई मून एक्चुअली देखो, मून का खुद का भी ग्रेविटेशन है। अब मून तो स्ट्रेट जा रहा था, बट हुआ क्या कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट हुआ, तो स्ट्रेट जा रहा है। देखो ये टेंजेंशियल, सपोज करो अर्थ यहां से जा रहा है, लेकिन ये सॉरी अर्थ नहीं, ये मून यहां से जा रहा है, लेकिन इसके बीच में अर्थ आ गया। तो अब होगा क्या, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। भाई वो खुद की भी तो उसकी स्पीड है। वो मून यूं जा रहा था, लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से क्या हो गया, वो चक्कर लगाना शुरू कर दिया। सो मून पे भी दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक टेंजेंशियल और दूसरा कौन सा, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेविटेशन। भाई अर्थ के केस में देखो सुनो, ये अर्थ, भाई एक्चुअली मून तो नहीं यार स्ट्रेट जाना था, मून को स्ट्रेट जाना था, उसका डायरेक्शन तो उसके बाद फोर्स है कौन सी, ये वाला स्ट्रेट फोर्स। लेकिन इसके ग्रेविटेशन के कारण, अट्रैक्शन के कारण ये स्ट्रेट नहीं जा पा रहा। मान लो चलो ये स्ट्रेट लेता हूं, उसको स्ट्रेट जाना था लेकिन वो स्ट्रेट नहीं जा पा रहा। वो क्या करेगा, टर्न कर लेगा, फिर इधर से टर्न, फिर इधर से टर्न, फिर इधर से टर्न, फिर इधर से, और ऐसे करते 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 देखो मून क्या करेगा, अर्थ के पूरे चक्कर लगा लेगा, अर्थ के पूरे चक्कर लगा लेगा। तो यही रीजन है कि अगर मून अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है एंड अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू घूम रहा है, बिकॉज सन की ग्रेविटेशन अर्थ से ज्यादा होती है, मून की ग्रेविटेशन अर्थ से ज्यादा होती है क्या? अच्छा एक और चीज सुनो। भाई न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन हैज एन एक्शन। भाई इसका मतलब जो फोर्स है वो कभी भी अकेला नहीं होता, वो जोड़ी में होता है। फोर्स हमेशा जोड़ी में होता है। तो बच्चा लोग, अगर अर्थ ने मून पे फोर्स लगाया तो मून भी तो अर्थ पे फिर से फोर्स लगाएगा। अगर अर्थ मून के ऊपर ग्रेविटेशन लगा रहा है तो मून भी तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशन लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। और जितना ग्रेविटेशन अर्थ लगा रहा है उतना ही, भाई न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या बोला था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। भाई हमेशा फोर्सेस जोड़ी में होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, ये न्यूटन के थर्ड लॉ में था। तो सीधी सी बात है कि अगर अर्थ इसको खींच रहा है तो मून भी उसको खींचेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर मून अर्थ को खींच रहा है तो क्यों अर्थ मून के आजू बाजू नहीं घूमता? सवाल है ना भाई एक और मैं आपके लिए लॉजिक बताता हूं। एप्पल गिरा अर्थ के ऊपर, ये हमारा अर्थ है, ये एप्पल कहां गिर रहा है, अर्थ के ऊपर। क्यों? बिकॉज अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। अब हमने क्या बोला कि फोर्स कभी भी अकेला नहीं होता, वो तो जोड़ी में होता है। सो होगा क्या, ये एप्पल भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स कौन लगा रहा है, एप्पल लगा रहा है, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। अब भाई अगर एप्पल अर्थ के पास आ रहा है तो अर्थ एप्पल के पास क्यों नहीं जाता? बिल्कुल सही बात है। एंड सीधी सी बात है भाई, हमने क्या बोला था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो भाई ये Fg और ये Fa इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या बोला था, F इज इक्वल टू ma, याद आया? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम पढ़ चुके। मैं इसकी जगह भी मास इनटू एक्सेलरेशन रखता हूं, इसकी जगह भी मास इनटू एक्सेलरेशन रखता हूं। इसके कारण क्या हो जाएगा भाई, Fg क्या है, मतलब ये g ले लो, अर्थ ले लो, चलो ये क्या ग्रेविटेशन है ना। सो मास ऑफ अर्थ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ एप्पल इनटू
एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल। अब अगर आप देख सकते हो कि भाई हमारा जो एक्सेलरेशन है, चलो यहाँ देखो, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, AF अपॉन AA इज इक्वल टू MN अपॉन ME, ये T है, सॉरी। अब चलो मास कैसा है, मास तो कांस्टेंट है। एंड चलो जरा ये ध्यान से देखना भाई, एप्पल का मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत 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 ही छोटा है। अरे एक एप्पल कितने का होता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जहां से 100 ग्राम बस। लेकिन मास ऑफ अर्थ पता है कितना है आपको? मास ऑफ अर्थ पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अरे इतना भारी है 9.1 और उसके बाद 31 टाइम्स 0। इसका वजन देखो, अर्थ का वजन देखो कितना ज्यादा है, और उसके सामने एप्पल क्या है भाई। ये तो ऐसा मान लो आपके सामने मिट्टी का एक पार्टिकल, अरे कीड़ी भी नहीं बोल रहा हूं मैं, कीड़ी मकोड़ा नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मिट्टी, आपकी बॉडी और आपके कंपैरिजन में मिट्टी का या सॉल्ट, नमक का एक पार्टिकल, कितना है ना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसी वजह से भाई यहां पे भी कोई कंपैरिजन नहीं है। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो भाई इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसका मतलब अर्थ का एक्सेलरेशन, देखो जरा यहां ध्यान से सुनो, यहां से क्या रिलेशन बन जाएगा, AE इज इक्वल टू AE अपॉन AA या एप्पल इज इक्वल टू, भाई ये रेशियो कितना आ जाएगा, बहुत ही छोटा, बहुत 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 छोटा। इसका मतलब भाई सपोज मैं यहां पे बोलता हूं, चलो एक एम बोल देता हूं जो कि बहुत ही छोटा है, इसको यहां लेके जाता हूं, AE इज इक्वल टू M इंटू AA। अब चलो ये मास नहीं है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। चलो अभी के लिए मैं बोलता हूं इसको X, इसको अभी के लिए मैं क्या बोल देता हूं X मतलब इन दोनों का रेशियो। अब बच्चा इन दोनों का रेशियो कितना कम आएगा, बहुत ही छोटा सा आएगा। इसका मतलब एप्पल की एक्सेलरेशन अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, लेकिन अर्थ की एक्सेलरेशन को पता नहीं लगेगा। भाई समझ में क्या बोल रहा हूं? आज अर्थ की एक्सेलरेशन कितनी छोटी हो गई, अर्थ की एक्सेलरेशन कितनी छोटी हो गई हमको पता ही नहीं लगता। लेकिन क्या होता है, एप्पल की एक्सेलरेशन, एप्पल इतने स्पीड से गिरता है कि हमको पता लग जाता है। अर्थ भी अट्रैक्ट हो रहा है, मार्क माय वर्ड्स, अर्थ भी एप्पल से अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अर्थ का मास इतना बड़ा है कि उसके सामने उसकी एक्सेलरेशन नजर ही नहीं आती है। देखो अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, मेरे पास F इज इक्वल टू M में था, सो A इज इक्वल टू F बाय M बोल सकता हूं। अब सपोज करो कि फोर्स कांस्टेंट है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय M। अगर F कांस्टेंट है तो देखो प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है डिपेंडेंट। अब ये 1 बाय M है तो ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा हो गया ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। भाई आपने पढ़ रखा है स्टैंडर्ड 8th में इनवर्स प्रोपोर्शन, एक बढ़ता है तो एक घटता है, तो वही चीज तो यहाँ पे भी हो रही है, जितना मास ज्यादा उतना एक्सेलरेशन कम। सो अर्थ का एक्सेलरेशन इतना कम है कि हमको दिखाई नहीं देता, और एप्पल का एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा होता है, सो हमको इजीली दिखाई दे जाता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? वही चीज होता है मून और एप्पल में, मून और अर्थ में। भाई मून का मास बहुत ही कम है अर्थ के कंपैरिजन में, ऑब्वियसली यार, अगर मून इतना है तो अर्थ तो इतना है, तो वहां पे भी अर्थ का एक्सेलरेशन मून के आजू बाजू हमको नजर ही नहीं आता। इसीलिए मून जो है वो अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, लेकिन अर्थ मून के आजू बाजू घूमता नहीं है। और यही सारी कहानी प्लैनेट्स और सन के बीच में हो जाती है। ठीक है बच्चा, समझ आया? ओके बच्चा लोग, अब हम एक लॉ देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड, एक मिनट,
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब है, भाई देखो ये एग्जाम में बेटा बहुत बार आता है। ये छोटा सा डेरिवेशन है, एक स्टेटमेंट है, कई बार स्टेटमेंट पूछते हैं तो कई बार 3 मार्क में स्टेटमेंट प्लस डेरिवेशन पूछते हैं। तो ध्यान से देखना भाई, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो हर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। भाई एज पर एग्जांपल समझ लो कि मैं और मेरे सामने पड़ा हुआ ये मोबाइल, मैं इस मोबाइल के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और ये मोबाइल मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। हमारा फोर्स इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट अब हो क्या रहा है कि इस मोबाइल का मास मेरे कंपैरिजन में बहुत कम है, इसीलिए ये फोर्स बहुत कम लगा रहा है। तो वो जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स मैं लगाऊंगा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? आज अगर मान लो कि मैं और ये बेंच है या कोई 2 बुक है, या मान लो कि 2 पेन ले लेता हूं, मैं ये 2 पेन ले लेता हूं, भाई ये दोनों पेन भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसका मास बहुत ही कम है। भाई इसका मास क्या होगा? हार्डली 5 ग्राम 6 ग्राम। इसका मास क्या होगा? हार्डली 8 ग्राम या 10 ग्राम। तो बच्चा मास कम होने की वजह से फोर्सेस बहुत कम हो जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं कि वो एक दूसरे पे ना ही अट्रैक्शन दिखा सकते हैं ना ही एक दूसरे को धक्का दे सकते हैं। नेक्स्ट की प्रैक्टिस तो भाई इसका स्टेटमेंट देखो, ईच ऑब्जेक्ट each object applies an equal and opposite force on each other। या ऐसे भी कहते हैं कि every object attracts or repel each other which is equal to, भाई वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये फोर्स कितना के बराबर है? इसकी वैल्यू क्या होती है? which is directly proportional to the product of masses between them, product of masses product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। भाई ये है आपका स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको लर्न करना है, एग्जाम में आता है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाइज एन इक्वल, भाई हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ए एक ऑब्जेक्ट बी, इसका मास ले लिया m है, इसका मास ले लिया m b, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने ले लिया r। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी? Which is directly proportional। भाई अब ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, भाई इसके और इसके मास के प्रोडक्ट को, m into mb। भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको प्रोपोर्शनल है? m into ab। भाई इंक लीक कर रही है हमारे इसमें से। एंड भाई इतना ही नहीं, आगे क्या बोल रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा बच्चों लोग, आपके बुक में ये डिस्टेंस d दिया हुआ तो मैं d ले लेता हूं, ओके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैं क्या करता हूं? इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? f is proportional to mb upon d square, है क्या नहीं? अब बच्चा लोग, मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं यहां से।
ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटाऊंगा मुझे इक्वल टू डालना पड़ेगा। अब देखो एक बात सुनो, साइंस का एक रूल है कि जब भी आप ये वाली साइन हटाओगे ना तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अच्छा, अब ये कहां से मालूम पड़ा? तो भाई ये एक्सपेरिमेंटली पता चला। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक लॉ दे दिया, एक रूल दे दिया। क्या रूल दे दिया? कि ये जो फोर्स है, कोई भी फोर्स जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, वो दोनों के मास का प्रोडक्ट होता है और अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो भाई जब मैं ये साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग गया g, mv बाय डी स्क्वायर। ये आ गई आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला। एंड ये जो g है भाई, g को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। और भाई कैपिटल G की वैल्यू भी होती है। कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है? 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आ गई इसकी फॉर्मूला एंड यूनिट। अच्छा, अब बच्चा फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब मुझे इसकी यूनिट निकालनी है। किसकी? G की यूनिट। भाई ये जो यूनिट आई ना, देखो ये वैल्यू तो आपको याद रखनी है, तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की हुई वैल्यू है। अच्छा, यूनिट कैसे निकालें? तो देखो मैं क्या करता हूं, F के बदले उसकी यूनिट रख लेता हूं G, M के बदले उसकी यूनिट रख लेता हूं kg, ये वाले M के बदले उसकी यूनिट रख लेता हूं kg, एंड D के बदले उसकी यूनिट। भाई D मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में। और ये क्या हो गया? तो भाई देखो अब हम क्या करते हैं, इसको यहां ले जाते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, भाई ये क्या हो जाएगा? kg into kg स्क्वायर। तो बच्चा लोग ये हो गई G की यूनिट। ये क्या हो गया? G का यूनिट विच इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। भाई ये एग्जाम में कई बार यूनिट पूछते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। तो बच्चा ये पूरा डेरिवेशन है, ये 3 मार्क में आपको एग्जाम में आता है। स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी है और ये सारी चीजें भी लिखना जरूरी है। ओके भाई, समझ आया?